प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि साइंस में अभी जो है हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। और इस चैप्टर का एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वह क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। शुरू करते हैं, आज के चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। और जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है मिल जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सबसे पहला जो टॉपिक है आज का, क्योंकि इससे पहले हम लोग सब चीज़ पढ़ाई कर चुके हैं। टॉपिक है जल संसाधन, यानी कि अब हम लोग जो है जल संसाधन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन है, यानी कि जल एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है हम लोगों के लिए, यानी कि जीवों के लिए। तो चलिए जानते हैं जल संसाधन के बारे में सब चीज़। जल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन है। अजैविक यानी कि निर्जीव, ठीक है, जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। कितना आवश्यक है? इतना आवश्यक है कि जल ही जीवन है, समझ सकते हैं। सभी जैविक क्रियाएं जलीय माध्यम में तो होती ही हैं। जीव बहुत सारी अपनी क्रियाएं, भोजन बनाना, कपड़ा धोना, स्नान करना, घर की सफाई करना, गाड़ी की सफाई, सब समझ सकते हैं। सब क्रियाएं जो मनुष्य जो जीव हैं वो जल के माध्यम से ही करते हैं। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि मौसम जलवायु संबंधित दशाएं भी जल पर निर्भर हैं। पानी होगी तो कहेंगे बरसात, पानी नहीं होगी तो कहेंगे सुखाड़, ठीक है। और ये जो मौसम संबंधित जितने भी परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं वो सब जल पर क्या है, मुख्य रूप से निर्भर होते हैं। जल के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा का 97.5% जो है वो खारा पानी है। इसका क्या मतलब है? आपका जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितना भी पानी है उस सभी पानी का 97.5% भाग पानी जो है वो खारा पानी है, यानी कि नमकीन पानी है जो समुद्र में है। और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का 71% भाग तो समुद्र ही है। तो याद रखिएगा कि जितना भी पानी पृथ्वी पर है उसका 97.5% भाग खारा पानी है, यानी कि यह पीने के लायक नहीं है। और 2.5% ही आपको पता होना चाहिए कि ताज़ा पानी है। इस बात से इसकी पता चलता है, इस चीज़ों की, कि जो पृथ्वी पर जो जल है वो पीने के लायक बहुत कम ही जल है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि इसका भी बहुत ज़्यादा भाग बर्फ़ है। इसमें भी अधिक 2.5% जल जो पीने के लायक है उसमें भी ज़्यादा भाग बर्फ़ ही है। और इसका कम भाग ही जो है ना वो जल स्तर में है, यानी कि भौम जल है। भौम जल यानी कि जो पृथ्वी के नीचे जल है, जहाँ पर आप चापाकल का पाइप डाल के पानी निकालते हैं, वहाँ पर बहुत कम जल है। 0.5% आप कह सकते हैं। तो ये बात आप जल से संबंधित याद रखें। मैं यह आंकड़ा आपको इसीलिए बता दिया ताकि आपको पता चल जाए कि आपको जो लगता है कि बहुत ज़्यादा जल है हमारे लिए, ये मत सोचिए, क्योंकि आपके लिए बहुत कम जल है। पीने के लायक पानी बहुत कम ही है। जल संरक्षण के उपाय, अगर जल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कम मात्रा में भी है तो हमको जल का संरक्षण करना चाहिए, यानी कि जल को बचाना चाहिए। तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं? तो बोलिएगा कि जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला काम तो आप कर सकते हैं कि पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए जल छाजन विकास परियोजनाओं को लागू जो है करना। जल छाजन विकास परियोजना में जो है पीने और सिंचाई के लिए जल का जो है जल को उपलब्ध किया जाता है। दूसरा है बाढ़ नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। बाढ़ से बचने का तरीका हमें निकालना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए। तीसरा है कि नदियों को मोड़कर अतिरिक्त जल को शुष्क क्षेत्र में जो है भेजना चाहिए। मान लीजिए कि ये नदी जा रही है, कोई नदी है ये,
तो इसके आसपास के जो किसान लोग हैं, इसके आसपास के जो किसान लोग हैं, खेत है वो नदी के सहारे पटा लेते हैं अपना खेत, अपने खेतों में पानी डाल लेते हैं, या फिर उनका वाटर लेवल जो है वो भी ठीक रहता है। लेकिन अगर यहाँ के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो नहीं है नदी, तो हमें नदी के पानी को मोड़ करके, जिसे नहर कहते हैं, नहर कहते हैं, इस क्षेत्र से भी गुजार देना चाहिए, इस क्षेत्र से भी क्या करना चाहिए, गुजार देना चाहिए। तो इससे अच्छा, ये तो उल्टा दिशा में नहीं बहेगी, मैं बता रहा हूँ इसके कारण कुछ। जो आप नहर बनाने की बात करेंगे तो नदी अगर मान लीजिए इधर दिशा में जा रही है तो आप ऐसे दिशा में क्या कर सकते हैं, इसमें से पानी लेकर के और ऐसी दिशा में इस क्षेत्र में भी पानी पहुंचा सकते हैं, और फिर इसी पानी को नदी में मोड़ दो तो ये फिर इधर चली जाएगी। तो देखो इस क्षेत्र, अब इस क्षेत्र को भी क्या हो जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो पानी को इस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं, नदी के जल को भी उपयोगी बना सकते हैं। अब अगला काम हमें जो है भूमिगत जल का सर्वेक्षण और पुनः पूरण करना चाहिए। भूमिगत जल का पता लगाता रहना चाहिए और भूमिगत जल को जो है फिर से पूर्ति करने की कोशिश करनी चाहिए बारिश के माध्यम से। अगला है कि छत के ऊपर जल संग्रहण द्वारा भूमिगत जल स्तर को सुधारना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो है लोग क्या करते हैं, अपने छतों पर, अपने छत पर जो है ना टैंक बना लेते हैं और इसमें वर्षा के जल को बचा के रखते हैं और इस जल को निकाल उतार करके टैंक में जमा करके और उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसा भी आप करके वर्षा के जल को भी उपयोगी बना सकते हैं, जो कि वर्षा का जल बह के पानी में चला जाता है, नदी में चला जाता है। जल संग्रहण क्या है, तो वर्षा के जल को, किसके जल को, वर्षा के जल को बचा के रखना। क्यों, देखिए जब वर्षा होती है तो वो बहते हुए नदी में चली जाती है और नदी से चली जाती है समुद्र में, तो वर्षा का जल तो ऐसे ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हम वर्षा के जल को अगर रोक के रखें, उसको बचा के रखें, नदी में न जाने दे, तो वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, हमारे लिए उपयोगी सिद्ध जो है हो सकता है। तो जल संग्रहण में क्या करेंगे हम, जल संग्रहण का मतलब है बारिश के पानी को विभिन्न तरीकों से संचित यानी कि इकट्ठा करना या बचाना। जल संग्रह से भौम जल स्तर ऊपर उठता है। जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था कि मान लीजिए कि ये कोई शहर है और यहाँ का वाटर लेवल यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाती है, बारिश के कारण ये वाटर लेवल, आपका पाइप यहाँ तो था लेकिन ये सूख जाती है, तो फिर आपका चापाकल पानी देना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि आप वर्षा के जल को यहाँ पर तालाब पोखरा में जमा करके रखिए। ये वर्षा का जल रहेगी तो धीरे धीरे रिसाव के कारण ये जल स्तर में जाएगी, तो जल का स्तर उठेगा। तो इस कारणों से हम वर्षा के जल को बचा के रखेंगे तो नीचे का जो हमारा वाटर लेवल का जल है वो भी क्या होगा, वो भी जो है मतलब बढ़ेगा और हमें चापाकल से कभी पानी जो है रुकेगी नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों अगले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए। अभी आपने पढ़ा कि भाई साहब हमें जल का संग्रहण करना चाहिए, यानी कि वर्षा के जल को बचा करके रखना चाहिए। अधिक से अधिक वर्षा के जल को ज़मीन के जो अंदर जो वाटर लेवल है उसमें हमें भेजना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग विधियां हैं। देखिए, जल संग्रहण की देसी विधियां, यानी कि वर्षा के जल को या फिर प्राकृतिक जल को बचा कर रखने के लिए या उस जल को अपने जीवन में उपयोग करने के लिए हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार का देसी विधि है वर्षा के जल को बचाने का। तो जल संग्रहण की संरचना हम दे रहे हैं और इधर राज्य का नाम दे रहे हैं। आपको बोला जाएगा कि खादीन और टंका जल संग्रहण की जो रचना है वो किस राज्य की है, तो ये राजस्थान के लोग खादीन और टंका का प्रयोग करते हैं वर्षा के जल को बचाने के लिए। अभी आपको मैं आगे इसका डिटेल बताऊंगा। बंधासन या ताल, महाराष्ट्र के लोग जल को बचाने के लिए इस विधि का यूज करते हैं। बंधारस और ये है बंधिस। बंधिस कहाँ के लोग, तो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के लोग बंधिस का यूज करते हैं। आहड़ या पाइन जो विधि है जल को बचाने का, ये कहाँ के लोग करते हैं, बिहार के लोग। इसके बाद कुल्लह, कुल्लह जो है हिमाचल प्रदेश के लोग झरना के जल को बचाने के लिए कुल्लह जल संरक्षण संग्रहण संरचना का प्रयोग करते हैं। तालाब जो है जम्मू
के कांदी क्षेत्र में तालाब का प्रयोग करते हैं जल को बचाने के लिए। इसके बाद एरिस तमिलनाडु के लोग करते हैं। सुरंगम केरल के लोग जो है जल को बचाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। और कट्टा कौसे कर्नाटक के लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा आपका खादीन है और इसके बाद कुल्लह है। खादीन और कुल्लह, टंका भी साथ साथ आ जाती है, तो इस दोनों के बारे में हम अलग से भी बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटी यह समझिए ये जितनी भी विधियां हैं ये विधि किस चीज़ के लिए हैं, तो यह विधियां जो है वर्षा के जल को या प्राकृतिक जल को जो हमें झरना से, वर्षा से या जो आपके और भी जो अलग अलग प्रकार के जल स्रोत है वहाँ से जो जल मिलती है उसको बचा करके रखने की विधि है यह, ठीक है। और अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीक़ा से जल को बचा के रखा जाता है। खादीन राजस्थान में ये बहुत फेमस है और कुल्लह ये दो बहुत ही फेमस है, दो पूछा जाएगा आपको आपके एग्ज़ाम में। तो बात करते हैं आगे के टॉपिक के लिए, भौम जल के लाभ। भौम जल जो मतलब भूमि के अंदर जो जल है, जहाँ पर पाइप डाल के हम लोग चापाकल के माध्यम से पानी निकालते हैं, उसका क्या लाभ है भाई। रोज़ देखते हैं आप पीते हैं, पीने से ज़्यादा बड़ा लाभ कुछ होगा तो क्या क्या लाभ है देखिए। आपको मैं बता दे रहा हूँ कुछ बात। मान लीजिए कि ये पृथ्वी का हिस्सा है, अब बारिश होगी, क्या होगी, बारिश होगी। तो बारिश होगी तो क्या होगा प्यारे बच्चों, बारिश होगी तो बारिश का जल भूमि पे गिरेगा। और अगर हम उसको गड्ढा बना के या फिर किसी अलग अलग तरीक़ा से जल को न रोके तो ये बारिश का पानी बहते हुए नदी में चला जाएगा और नदी से समुद्र में चला जाएगा, और समुद्र में गया तो फिर यह बारिश का जल हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। और अगर हम यहाँ पर तालाब खोद के, कुआं बना के या फिर जो है आहर कहते हैं बना करके हम अगर पानी को, वर्षा के पानी को रोकते हैं, वर्षा के पानी को इसमें इकट्ठा कर लेते हैं, वर्षा के पानी को इसमें इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये पानी धीरे धीरे रिस रिस के क्या होगा, हमारे वाटर लेवल में जाएगा, जहाँ पे हम चापाकल का पाइप डाल के पानी निकालते हैं। और यहाँ पर जो जल आएगा उसका क्या लाभ है समझिए। वाटर लेवल में जो जल है हमारा, जो हमारे पृथ्वी के तल में जो जल है उसका क्या लाभ है, यही आपको बताना है। तो देखिए, यह वाष्प बनकर नहीं उड़ता है। जो पृथ्वी के अंदर जल है वो भाप बन के नहीं उड़ता है, यह पहला लाभ है इसका। और अगर पोखरा तालाब में जल रखे हैं तो वो क्या होगा, उड़ के ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है भौम जल, यानी कि जो नीचे जल है वो छोटे छोटे जलाशयों के जल स्तर में सुधार लाता है। तीसरा है कि पौधों को नमी पहुंचाता है, पौधे को वहाँ से नमी जो है मिलती है, पृथ्वी सूखा नहीं पड़ता है। चौथा यह कि मच्छरों एवं जंतुओं के अपशिष्ट से सुरक्षित रहता है। अब पृथ्वी के अंदर तो उसमें मच्छर जाएगा या जंतु उसमें कचरा फैलाने जाएगा, नहीं फैलाएगा, तो वो सुरक्षित रहता है। चौथा के बाद पाँचवा कि यह जल प्रदूषण से बच जाता है, क्योंकि वो ढका होता है, पृथ्वी के अंदर होता है। तो पृथ्वी के अंदर जो जल है, भौम जल, वो इतने ज़्यादा पॉइंट में महत्वपूर्ण है हमारे लिए और इनके इतने लाभ हैं। अब आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कुल्लह। अभी जस्ट बात भी कर रहे थे कुल्लह के लिए, तो जानते हैं कि कुल्लह क्या होता है। तो याद रखिएगा कि लगभग 400 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की जो है स्थानीय प्रणाली यानी कि व्यवस्था का विकास हुआ। 400 साल पहले हिमाचल प्रदेश में, 400 साल पहले कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई यानी कि नहर से सिंचाई करने का काम, किस चीज़ से सिंचाई करने का काम, नहर से सिंचाई करने का काम। और हिमाचल प्रदेश जो है ना प्यारे बच्चों, पहाड़ी इलाका है। हिमाचल प्रदेश कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर ऊंचे नीचे ज़मीन होते हैं, वहाँ से पानी आता है मुख्य रूप से झरना से। झरना से मान लीजिए कि यहाँ पर झरना है, पानी यहाँ से गिरती है, तो गांव के लोग इस झरना के पानी को किसी तरह से मोड़ के गांव के अलग अलग खेतों में क्या किया करते थे, ले जाया करते थे और अपना खेती किया करते थे झरना के पानी से। तो झरना के पानी को मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया थी वही कुल्लह कहलाता है। वह क्या, 400 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो है नहर सिंचाई यानी कि नहर से जो है सिंचाई की स्थानीय प्रणाली यानी कि व्यवस्था विकसित हुआ। इन्हें कुल्लह कहा जाता था। इस व्यवस्था में होता क्या था कि झरनों से बहने वाले जल को
मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों से, मानव के द्वारा बनाया गया छोटा छोटा जो नाला होता है उससे पहाड़ी पर स्थित निचले गांव तक ले जाया जाता था। कुल्ला की देख रेख जो है एवं प्रबंधन के लिए 2 अथवा 3 लोगों को जो है रखा जाता था, जिन्हें गांव के लोग जो है ना वेतन देते थे। समझ में आया कितना सुव्यवस्थित तरीका था। ये लोग झरना के पानी को छोटे छोटे नालियों से चीर करके अपने पहाड़ी पर जो उनके नीचे जो है गांव हुआ करता था वो अपने खेतों तक जो है ले जाता था और उसे अपने खेती करते थे गांव तक पानी पहुंचा करके। और इसको देख रेख के लिए 2 या 3 लोग रखे जाते थे। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने लोग रखे जाते थे, तो 2 या 3 लोग रखे जाते थे और ये 2-3 लोगों को वेतन मिलता था। गांव वाले सब मिल के उनका वेतन देते थे। और अजीब बात याद रखिएगा कि कुल्ला से सबसे पहले पानी सबसे निचले गांव को दिया जाता था। सबसे नीचे जो गांव है उसको पानी दिया जाता था और उसके बाद ऊपर वाले पहाड़ के ऊपर जो गांव है उसको पानी दिया जाता था। समझ में आ गया? तो ये व्यवस्था आप याद रखें। कुल्ला क्या है। इसके बाद दूसरा बहुत भी आया था खादीन। खादीन समझिए कि खादीन जो है वो क्या होता है। खादीन राजस्थान के लोग अपनाते हैं। राजस्थान के लोग क्या करते हैं, जो ढालू वाला ज़मीन है, देख सकते हैं जो ढलान वाला ज़मीन है, जैसे देखते हैं यहाँ पे ढलान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये जो खेती है ढलान वाला है। अब ढलान वाले खेती में अगर बारिश होगी तो यहाँ पर बारिश हुई तो बारिश जो है होगी तो ये पानी पूरा जो है बह के नीचे चली जाएगी, पूरे नीचे चली जाएगी। ठीक है, ये पानी बह के पूरी क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी और फिर इस खेतों में पानी नहीं रह पाएगा, सूखा सूखा यह खेती जो है हो जाएगा। और यहाँ भी हमने दिखाया, देखिए ये ढलान वाला क्षेत्र है। ढलान वाला क्षेत्र यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर से ज़मीन इधर की वो ढलान जैसे बना हुआ है। तो ढलान वाला क्षेत्र में अगर बारिश होगा तो ऊपर से पानी सब नीचे भाग जाएगी, तो ऊपर में खेती नहीं हो पाएगा, इस सब क्षेत्र में खेती नहीं हो पाएगा। तो राजस्थान के लोगों ने क्या करा, बांध बना दिया इस तरह से। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एनसीईआरटी में फिगर दिया गया था इसमें अच्छा समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा। यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, बांध बना दिया। अब बांध जो बना दिया, अब इस बांध के कारण यहाँ पर पानी रुकेगी, यहाँ पर पानी क्या होगी, रुकेगी। और पानी रुकेगी तो यहाँ के खेतों में नमी बनी रहेगी और कुछ पानी जो निकलेगा भी तो उसके लिए उसने जो है पीछे कुआं बना दिया। देख सकते हैं पीछे यहाँ पर कुआं बना दिया, जो कि जो पानी निकलेगी तो इस कुआं में क्या होगी, जाएगी। और इस कुआं में जाएगी तो वाटर लेवल को ठीक करेगा और ये लोग इस कुआं के पानी को फिर से यूज भी कर लेंगे। तो इस व्यवस्था को कुल्लह नहीं खादीन कहा जाता है। देखिए खादीन भारत के राजस्थान राज्य में कृषि के उपयोग हेतु प्रचलित एक पारंपरिक जल संरक्षण की विधि है। यह वास्तव में एक जो है लंबी बांध संरचना है। मतलब बांध जो है लंबी बांध संरचना है जिसका निर्माण ढालू कृषि क्षेत्र के आर पार किया जाता है। यानी कि जो ज़मीन ढलान वाला है उसके आर पार देखो बांध बना दिया जाता है ताकि इस बांध के कारण पानी यहाँ पर रुक जाए और इस क्षेत्र में भी खेती हो सके। खादीन बांध के द्वारा बारिश के जल को संग्रह किया जाता है, यानी कि बारिश के जल को जो है इकट्ठा करके रोका जाता है और वर्षा जल कृषि क्षेत्र से होता हुआ नीचे उतरता है, परंतु खादीन बांध द्वारा रोक लिया जाता है। ये नीचे तो उतरने की कोशिश करता है लेकिन खादीन बांध यहाँ पर है, ये जो बांध है वो उसको रोक लेता है और इस तरह से इस क्षेत्र में भी पानी रहता है और इस क्षेत्र में भी खेती हो पाता है और जो कुछ पानी बहता है वो इस कुआं में जाके गिर जाता है। यहाँ एनसीईआरटी में ये फिगर दिया गया है, यह फिगर देख लीजिए, इस फिगर में भी बात वही है। यहाँ पर बांध जो कि उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बांध है और इसके नीचे जो है जो पिछला कुआं है, इस कुआं में जो कुछ भी पानी होता है वो जमा होता जाता है। तो ये था खादीन। खादीन को समझने के बाद प्यारे बच्चों अब हम बढ़ेंगे आगे, अगले टॉपिक को समझेंगे। अब सीधा बांध है। बांध क्या है? बांध बहुउद्देशीय परियोजना के दृष्टिकोण से बनाया जाता है किसी नदी पर। कहाँ पर? किसी भी नदी पर। तो बांध क्या होता है जरा समझिए। ये देख सकते हैं ना, नदी बह रही थी, ये नदी क्या हो रही थी, बह रही थी, लेकिन इस नदी के आर पार बांध बना करके इस नदी के जल को पूरा रोक दिया गया। इस नदी के जल को पूरा क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। यही कारण है कि इधर आपको पानी ऊपर दिख रहा होगा और इधर पानी नीचे दिख रहा है। इधर पानी कम है
और इधर पानी क्या है, बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पर बांध बना करके पानी को रोक दिया गया है। और इसमें छोटे छोटे देख सकते हैं कि फाटक हैं, छोटे छोटे क्या हैं, फाटक हैं। यहाँ पर छोटे छोटे फाटक है, जिस फाटक से पानी क्या होगी, कभी कभी छोड़ा जाता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है, इस बांध के बनाने से क्या फ़ायदा होता है, ज़रा समझिए आप। बांध बनाने से क्या है कि इधर पानी ज़्यादा हो जाता है, और इधर पानी जब ज़्यादा हो जाता है और तब इस फाटक से पानी को जब छोड़ा जाता है तो बहुत प्रेशर में, बहुत ही प्रेशर से ये पानी इधर आती है, और यहाँ पर लगा दिया जाता है टरबाइन। यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, अंदर में लगा होता है टरबाइन, और टरबाइन से जनित्र को जो है घुमाया जाता है और इससे बिजली बनती है। तो इस व्यवस्था से जो बिजली बनती है ना, इसे ही पन बिजली कहा जाता है, क्योंकि पानी से बनी तो पन बिजली, पानी से बनी तो पन बिजली। तो यहाँ से एक काम तो पन बिजली है। दूसरा काम क्या होता है, इसका दूसरा लाभ क्या है कि इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करके रखा गया है। अगर इस पानी को अगर नहीं रोका जाता तो ये पानी क्या हो जाता, ऐसे बहते हुए समुद्र में चला जाता, तो हमारे किसी काम का नहीं रहता। अब क्या करते हैं लोग, इसमें क्या किया होगा, इधर से कोई नाला निकाल करके दूसरे क्षेत्र में भी पानी क्या किया होगा, पहुंचाया होगा। दूसरे क्षेत्र में भी, इससे आप इधर वाले क्षेत्र में भी यहाँ से पानी पहुंचा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा कि इसमें आप मछली का पालन कर सकते हैं अच्छा तरीक़ा से, तो मछली भी पालन हो जाएगा। चौथा है कि ये पर्यटन को बढ़ावा देता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है, यानी कि लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं। चौथा है कि आप इसमें जो नौका विहार का व्यवस्था है लगा सकते हैं, नाव चलाने की, नाव पर घूमने की व्यवस्था लगा सकते, नाव डाल दीजिए 10-20 और इसमें लोग आएंगे घूमेंगे, तो इससे फ़ायदा होगा, पैसा मिलेगा। तो कई फ़ायदा हैं इस बांध के, इस बांध के कई फ़ायदा हैं। इसी कारण से इसे बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहते हैं। ठीक है, तो बांध आपने देखा। अब लिखेंगे बांध के बारे में। क्या लिखेंगे आप, अगर बांध के बारे में कुछ पूछा जाए तो जानकारी लीजिए। बांध एक अवरोध है, बिल्कुल ठीक। अवरोध मतलब ये रुकावट है जो पानी को रोक के रखता है, जल को बहने से रोकता है भाई, और जलाशय बनाने में मदद करता है। ये क्या है, तो जलाशय ही न है, जलाशय ही है। बांध में काफ़ी मात्रा में जल संग्रहण किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर जल इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं, अब इधर जो पानी इकट्ठा हो गया, इधर देख सकते हैं इतना जो ऊपर तक पानी इकट्ठा हो चुका है, इसका केवल खेती पटाने के लिए ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, यानी कि बिजली बनाने में भी किया जाता है। यहाँ पर टरबाइन लगा करके पानी जब प्रेशर से निकलेगा तो उस प्रेशर से ही ये लोग टरबाइन चला लेते हैं। ठीक है, और उत्पादन किया जाता है। और बड़े बड़े नदियों पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है चलाई जाती हैं। यानी बहुउद्देशीय नदी परियोजना का सीधा सीधा मतलब है कि इस पर जो बांध बनाया गया इससे बहुत अलग अलग प्रकार का फ़ायदा लिया जाता है, जिसके कई लाभ हैं। और कुछ लाभ तो हमने आपको गिना भी दिया कि बांध के क्या क्या लाभ। ठीक है, तो हमने आपको गिनाया कि बांध के क्या क्या लाभ होते हैं। तो बांध आपने देख लिया। नोट में कुछ महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या है भाई साहब, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किसने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं, तो क्या बोलिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांध क्या है, आधुनिक भारत के मंदिर हैं। आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा है भाई साहब। फायदा तो है लेकिन घाटा भी है। हम बांध के कुछ घाटा का भी आपको हम आकलन करवा देते हैं। फायदा तो बहुत गिना दिया मैंने इस बांध का, अब घाटा बताता हूँ मैं। अब आपको पता कि पहले अगर नदी नेचुरली बह रही थी तो कम जगह ले रही थी, लेकिन अगर आप नदी को रोक दीजिएगा तो ये इतना जगह न लेने के बजाय इधर देखिए इतना बड़ा क्षेत्र को ये क्या करेगी, इतना बड़ा क्षेत्र में पानी भर जाएगी। अब बांध नहीं बना हुआ था तो इस सब क्षेत्र में लोग रहते होंगे, इस सब क्षेत्र में लोग, गांव के लोग जो है निवास करते होंगे इधर से जो ज़मीन पर है। लेकिन जब आपने बांध बनाया तो यहाँ पर जो लोग बसे होंगे उसको तो भागना पड़ा होगा, क्योंकि इसमें कभी कभी पानी बहुत बढ़ जाती है, कभी कभी घट जाती है, कभी कभी बढ़ जाती है, कभी कभी घट जाती है।
तो पहला तो देखने को मिला कि यहाँ के स्थानीय लोगों को जगह छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ा, पहला। दूसरा कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में इधर पानी फैल जाता है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में पानी फैल जाता है, और जितना ज़्यादा क्षेत्र में पानी फैला वो ज़मीन तो इंगेज हो गया ना, उस ज़मीन का अब कोई उपयोग नहीं होगा। तीसरा और सबसे भयंकर समस्या कि अगर किसी न किसी कारण से ये बांध टूट गया, किसी न किसी कारण से अगर यह बांध टूट गया तो भाई इधर तो बाढ़ आ जाएगी, तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर सकती है। और भी कई समस्याएं हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे हम डिटेल में। नदियों पर बांध, कुछ महत्वपूर्ण बांध का मैं चर्चा कर दिया हूं। सबसे पहला है भाखरा नांगल बांध। भाखरा नांगल बांध याद रखिएगा कि ये सतलुज नदी पर है, भारत का सबसे बड़ा बांध इसे कहा जाता है। दूसरा है टिहरी बांध, ये भागीरथी नदी कहिए या गंगा कहिए, गंगा नदी पर है। और सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है। और भी जो है कई बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके बारे में हम अलग अलग चैप्टर में बात किए ही हैं। अगला है कि बांधों को लेकर विरोध और आंदोलन। देखिए बांध जो अगर मान लीजिए नदी बह रही है और इस पर सरकार चाहती है बांध बनाना, तो इधर के जो लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं भाई? इसका विरोध वो इसीलिए करते हैं कि अगर बांध बनाया गया तो इतने क्षेत्र के गांव को खाली करना पड़ता है, इधर गांव खाली करना पड़ता, तो इधर पानी भरेगा जी। जो नदी इतना में बह रही थी, अब पानी इधर रोक दीजिएगा तो ये पानी इधर भरेगा कि नहीं भरेगा? इधर क्षेत्र में पानी भर जाता है तो इन लोगों को यहाँ से गांव खाली करके दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ जाता है, ठीक है। और इतना क्षेत्र जो है खेती के लायक भी नहीं रह पाता है, इसमें वन खेती कुछ भी नहीं हो सकता, कोई जीव नहीं रह सकता है। तो इसीलिए लोग विरोध करते हैं जब बांध बनता है। तो कौन कौन से आंदोलन बांध को बनाने से संबंधित है ये पढ़िए। पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। जब नर्मदा नदी पर बांध बन रही थी तो वहाँ के निवासी लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किए थे। जो नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध को लेकर विरोध हुआ था। तो पूछेगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बन रहे बांध से संबंधित है, वहाँ के लोगों ने किया होगा। गंगा नदी पर बन रही टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ पर है? गंगा नदी पर है। तो गंगा नदी पर जब टिहरी बांध बन रहा था उसको लेकर के भी कई वर्षों तक आंदोलन हुआ, लेकिन इस लोगों को कोई सफलता नहीं मिली। बांध बना ही बना, ये लोग रोक नहीं पाए, स्थानीय लोग नहीं रोक पाए। अब बांधों के लाभ देखिए कि बांध के क्या क्या लाभ हैं। पहला, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित करना, सिंचाई के लिए जल मिल जाता है। दूसरे क्षेत्र में भी हम नहर के माध्यम से बांध वाला पानी भेज सकते हैं। विद्युत उत्पादन, बिजली का उत्पादन भी करते हैं बांध से। क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करना, हम जो बांध में पानी अटकती है, इस क्षेत्र में जो पानी अटकती है इससे हम लगातार पानी क्या कर सकते हैं, इस आसपास के क्षेत्रों में भेज सकते हैं। और पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास, अब इतना ज़्यादा मात्रा में पानी रोकेंगे यहाँ पर तो दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। तो यहाँ पर अपना दुकान खोल लीजिए, कचरी मुड़ी समझ में आ रहा है, समोसे जलेबी का दुकान खोल लीजिए, और ज़्यादा लोग आएंगे जितना देखने के लिए तो सब आपका जलेबी खाएगी, तो यहाँ से आपका आर्थिक फ़ायदा होगा। तो पर्यटन का ये फ़ायदा होता है। इसके बाद मत्स्य पालन, हमने बोला मछली का भी पालन कर सकते हैं आप, इस पानी में मछली भी पाल सकते हैं। नौका विहार कर सकते हैं, मतलब आप नाव डाल दीजिए, घूमने वाले लोग आएंगे इसमें, नाव में बैठ करके पूरे इसमें घूमेंगे। तो कई फायदा है बांध का। अब बात करेंगे बांध के हानियों के बारे में। कृषि योग्य भूमि का ह्रास हो जाता है। लो भाई, अभी जस्ट मैं बता रहा था ये नदी था, इस पर बांध बना दिया, अब इस तरह का क्षेत्र भी और इधर का क्षेत्र भी पूरा पानी भर जाएगा, तो जिसमें खेती हो रहा था वो खेती के लायक तो अब नहीं बचा, एक हानि। दूसरा, स्थानीय लोगों का विस्थापन, अब जो लोग यहाँ पर रहते थे उसको अब यह क्षेत्र छोड़ के किसी दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा, नया स्थान में जाना पड़ेगा। तीसरा है बाढ़ का खतरा, भाई बांध कभी टूटा तो इधर पूरे बाढ़ आ जाएगी। चौथा है जैविक विविधता को हानि होती है, जैविक विविधता को हानि होती है यानी कि जीव इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वन का विनाश हो जाता है, इस क्षेत्र में जो वन था वो तो विनाश हो गया ना, इस क्षेत्र में जो वन था उसका विनाश हो गया, तो वन का विनाश होता है। आगे बात करेंगे कि चेक डैम क्या है। डैम मीन्स बांध ही होता है,
लेकिन ये छोटा बांध होता है। मान लीजिए कि छोटी नालियाँ थी, छोटी नाली थी, छोटी नाली पर छोटा सा बांध बना दिया जाता है, मिट्टी का या पत्थर का या सीमेंट का ही। इसे यहाँ पर पानी रुकता है, इसे यहाँ पर क्या रुकता है, पानी रुकता है। इसे ही चेक डैम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, चेक डैम जो है कहते हैं। 1 मिनट, चेक डैम का तो फिगर भी लगाए होंगे हम। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, चेक डैम हम 1 मिनट रुक जाइए तो हम आपको फिगर भी लगा के दिखा देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, चेक डैम का फिगर दिखा देते हैं आपको हम। चलिए अब बात करते हैं चेक डैम के लिए। चेक डैम एक तरह से छोटा बांध ही होता है, जो बड़े नदी पर तो नहीं, लेकिन छोटे नालियों या फिर जो झरनों से आते हुए जो पानियाँ हैं, छोटे छोटे नालियों से बहती है, उस पर बनाया जाता है। इसके पानी को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, और नीचे से इसका कुछ स्थान होता है पानी निकलने के लिए भी। तो चेक डैम आपने देखा क्या है, चेक डैम जल संग्रहण के लिए जो है अर्धचंद्राकार, ठीक है, मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान पर जो है कंक्रीट द्वारा बनाया जाता है। यह वर्षा ऋतु में पूरी तरह से मर जाने वाली नदियों या प्राकृतिक जल मार्ग पर बनाया जाता है। जो वर्षा ऋतु में जो बरसाती नदियाँ, उसके लिए छोटी छोटी नदियों पर भी और जल मार्ग पर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग, अगला टॉपिक जल संभर प्रबंधन। ये जल संभर प्रबंधन क्या है समझिए। जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है। मिट्टी और जल को दोनों को बचाने पर जो है जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा जो है उत्पादन में जो है वृद्धि हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि एवं प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीय संसाधनों, पौधा एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिसे जो है पारिस्थितिक असंतुलन पैदा न हो, ऐसा काम किया जाता है मिट्टी और जल को बचाने के लिए। ठीक है, ये आपका है जल संभर प्रबंधन। जल प्रदूषण का कारण क्या है भाई, जल क्यों गंदा होता जा रहा है। अगर आपको पूछेगा कि जल प्रदूषण के कारण को लिखे, तो लिखिएगा कि जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। पहला, जलाशयों में उद्योगों को कचरा डालना। जो उद्योग धंधा है, उद्योग है, फैक्ट्री है, उसका कचरा डाल देते हैं, इस कारण से गंदा होता है। जलाशयों में कपड़े धोना या मलमूत्र डालना, नदियों में मरे हुए जीवों को बहाना, और कृषि में अनुचित गतिविधियाँ। भाई खेती में अनुचित गतिविधियाँ करेंगे तो जल कैसे प्रदूषित हो जाएगा। अब खेती में डालिएगा आप कीटनाशक, आलतू फालतू प्रकार का जो है खाद डालिएगा, तो इससे क्या होगा, ये खाद बारिश के टाइम पर जो है बह के फिर नदी में जाएगी और नदी का पानी गंदा हो जाएगा। तो खेती में जो कुछ भी आप रसायन केमिकल डालते हैं उससे भी जल गंदा होता है। गैसों के नाम एवं उनकी मात्रा याद रखिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और 0.07% है अन्य गैस। आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 1% भी नहीं है, मतलब 0.0% है, बहुत कम है। इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत हो गई, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। और भाई साहब, जिस दिन कार्बन डाइऑक्साइड 1% हो गया ना वायुमंडल में, उस दिन इतना ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि पृथ्वी जल के टकला हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बातों को आप, है ना। तो ये स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन पर जो है नियंत्रण रखना चाहिए। कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में समझिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष पूर्व मृत पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेष के अपघटन के कारण बने ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। लाखों वर्ष तक जब कोई जो लकड़ी है या मृत जीव है नीचे में वो कम जो है ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर के कारण जो जलता है धीरे धीरे, उसी से कोयला और पेट्रोलियम बनता है। इसके जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं कोयला और पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम का क्या महत्व है भाई साहब, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दो चीज़, कोयला और पेट्रोलियम। पहला,
कोयला एवं पेट्रोलियम ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। अभी जितने भी हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो उसका 70% तो कोयला और पेट्रोलियम से ही हमें मिलता है। दूसरा, औद्योगिक क्रांति के समय से हम उत्तरोत्तर अधिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद हम अब देख रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा ही ऊर्जा का खपत कर रहे हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग हम दैनिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति तथा जीवन उपयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु कर रहे हैं। और अगर हम कोयला पेट्रोलियम ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो हमारे दैनिक उपयोग की चीज़ें भी नहीं बन पाएगी। आज भी हम हमारे ऊर्जा का खपत 70% जितना भी हम ऊर्जा खपत करते हैं उसका 70% हिस्सा तो कोयला और पेट्रोलियम पर निर्भर है और 30% ही हम अलग अलग प्रकार के स्रोत से ले पाते हैं। जीवाश्म ईंधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम को बचाना क्यों जरूरी है, यह पूछ रहा है। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसे बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। कोयला और पेट्रोलियम बनने में करोड़ों वर्ष लगता है। दूसरी ओर इसके ज्ञात भंडार सिर्फ कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। कुछ 100 वर्ष के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें इसके दुरुपयोग को रोकना चाहिए तथा हमारे द्वारा इसके संतुलित उपयोग करने पर ही यह भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध हो पाएगा। अगर हम लोग आलतू फालतू जगहों में फालतू का अगर पेट्रोलियम कोयला खर्च करेंगे तो फिर हमारे पूर्वजों के लिए, पूर्वज नहीं अगले पीढ़ी, भावी पीढ़ी के लिए ये नहीं बच पाएगा। अतः जीवाश्म ईंधन का संरक्षण बहुत आवश्यक है भाई, इसको बचा के रखना है। नहीं तो आप तो मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, आपके बेटे पोतों के लिए बचेगा ही नहीं, तो वो लोग बैलगाड़ी से चलेंगे। यही बात है, अंतर है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाले हानि को बताना है। कोयला और पेट्रोलियम जो हम उपयोग करते हैं इससे क्या क्या हानि होता है। तो पहला तो है कि वायु प्रदूषण हो रहा है। कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बने हैं, यानी कि जीवों के अवशेष से बने हुए हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर भी होते हैं। और जब हम इन्हें जो है जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, यानी कि धुआं ही धुआं बनता है। ठीक है, और वो धुआं हमारे पर्यावरण के वायुमंडल को प्रदूषित करता है। दूसरा समस्या है बीमारियां। अब धुआं बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो आप जानते हैं कि बीमारी तो होगा ही होगा। क्या है? अपर्याप्त ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जब कोयला और पेट्रोलियम को कम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड न बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, CO बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। ठीक है, O का मतलब है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो एक को हम मोनो कहते हैं, 2 को ट्राई कहते हैं, 3 को टेट्रा कहते हैं, और इसी तरह से आगे ये प्रोसेस चलता है। तो मोनोऑक्साइड बनती है। इन उत्पादों में से नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैसें हैं, जिससे कई प्रकार की श्वसन संबंधी समस्याएं, सांस लेने से संबंधित बीमारियां जो है उत्पन्न होती हैं। जैसे कि बात करें खांसी, दम्मा, अन्य कई फेफड़ों की जो है बीमारियां इस प्रदूषण के कारण हमें देखने को जो है मिलता है। अब बात करेंगे तीसरा समस्या क्या होती है, वैश्विक तापन, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, पूरा दुनिया गर्म होता जा रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यह भी तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है। तो ये भी मेंशन कर देते हैं कि कोयला एवं पेट्रोलियम पर विचार करने का एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि ये कार्बन के विशाल भंडार है, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम में कार्बन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और जब उसको जलाते हैं तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यदि इसकी संपूर्ण मात्रा का कार्बन
जलने पर यदि की समूल मात्रा का कार्बन जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, जितना ज़्यादा इसमें कार्बन है और जितने भी पेट्रोलियम कोयला है उसको अगर जला दिया जाए और उसका सारा कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन जाएगा ना, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिससे तीव्र वैश्विक तापन होने की संभावना है, जिससे कि पूरा जो है ना पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। हमने तो बोला कि 1% जिस दिन हो गया ना CO2, उस दिन पृथ्वी इतना गर्म हो जाएगा कि पूरा जल के पृथ्वी टकला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं बचेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इस तरह से आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि चीज़ें टॉपिक वाइज आपको समझने को मिला होगा और आप लोग समझे भी होंगे। अगले क्लास में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उसके अगले क्लास में हम लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करके यह चैप्टर हम लोग क्या कर लेंगे, पूरे कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद आगे जो है हम लोग सीखेंगे। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।